पहला है आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानना, बस आयुर्वेदा के माने क्या होते हैं, मीन्स आयुर्वेदा मीन्स साइंस ऑफ लाइफ। साइंस ऑफ लाइफ। और ये जो आयुर्वेदा है, या ये ओल्डेस्ट सिस्टम है इंडियन मेडिसिन का, जिसके माने साइंस ऑफ लाइफ। और एक चीज और, अगर कोई ये आपसे पूछे कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में प्योरली इंडियन कौन सी मेडिसिन है, तो वो दो मेडिसिन है, एक तो आयुर्वेदा, दूसरा सिद्धा। बाकी आप होम्योपैथी को ले लीजिए, तो वो भी बाहर से आया, अंग्रेज लेकर आए। या यूनानी को ले आए, तो वो अरब, जो अरब एम्परर्स यहाँ पे इंडिया में जो लोग आए, वो लेकर आए थे। बाद में वो एक इंडिजिनस पार्ट बन गया। लेकिन अगर ओरिजिनलिटी की हम बात करें, तो दो सिस्टम है, आयुर्वेदा और सिद्धा। ये प्योरली इंडियन ओरिजिन है। ये दोनों के दोनों क्या है, इंडियन ओरिजिन है। आयुर्वेदा मीन्स साइंस ऑफ लाइफ। और ये जो मेडिसिन है, ये जो सिस्टम है आयुर्वेदा का, ये जो है, इसकी जो थ्योरी है डिजीज को क्योर करने की या डिजीज को डायग्नोज करने की, त्रिदोषा थ्योरी, इसको नाम दिया जाता है त्रिदोषा थ्योरी। तीन दोष, है ना, त्रिदोषा थ्योरी ऑफ डिजीज। कौन कौन सी होती है? दोषा के माने ह्यूमर्स होते हैं, जो हम लोग अखलाक पढ़ते हैं ना, वही यहाँ पे दोष कहे जाते हैं, ह्यूमर्स। त्रिदोषा थ्योरी थी डिजीज के लिए, आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, जिसमें तीन चीजें आती हैं, वाता पिता एंड कफ। वाता क्या है? ये तीन चीजें हैं, यही त्रिदोषा थ्योरी है। वाता जो है वो विंड को कहते हैं, हवा, है ना, विंड। पिता क्या है? गाल एंड कफ, म्यूकस। अब इनका ये मानना है कि इन्हीं जो ये ह्यूमर्स हैं, इनमें अगर कोई डिसइक्विलिब्रियम होता है, यानी इनका जो पूरा एक सिस्टम, अगर इसमें थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो रहा है, यानी इक्विलिब्रियम से ये हट रहे हैं, तो डिजीज काज हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। साइंस ऑफ लाइफ कहते हैं, आयुर्वेदा की लिटरल मीनिंग है, त्रिदोषा थ्योरी ऑफ डिजीज इसमें चलती है, जिसमें वाता पिता एंड कफा, जिसके माने विंड, गाल एंड म्यूकस, ये तीन चीजें होती हैं ना। दूसरा है सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये भी प्योरली इंडियन सिस्टम है। सिद्धा सिस्टम क्या है? प्योरली इंडियन सिस्टम है। और सिद्ध के माने होता है, अगर हम सिद्ध की बात करें ये इस वर्ड की, तो इसके माने होता है अचीवमेंट, टू अचीव, अचीवमेंट, है ना, अचीव करना। और आपको पता होगा कि जो सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, वो सिर्फ और सिर्फ जहां जहां तमिल बोले जाते हैं, मतलब जो तमिल लैंग्वेज है, तमिल स्पीकिंग पार्ट है इंडिया का, वहीं पे ये सिस्टम चल रहा होता है। तो साउथ के, बेसिकली जो साउथ के स्टेट्स हैं, वहीं पे सिद्धा सिस्टम पाया जाता है। और तमिल क्योंकि श्रीलंका में भी बोली जाती है, तो वहां पे भी सिद्धा मेडिसिन पाई जाती है ना। तमिल स्पीकिंग पार्ट्स में ही सिद्धा मेडिसिन है, बाकी और पूरे इंडिया में नहीं है। लेकिन आयुर्वेदा और सिद्धा दोनों के दोनों प्योरली इंडिजिनस है। थर्ड आपका होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। पहली चीज, होम्योपैथी सिस्टम की जब हम बात करते हैं, तो इसके फाउंडिंग फादर कौन है? हु इज द फाउंडिंग फादर ऑफ होम्योपैथी? फाउंडिंग फादर ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी कहाँ से आई? जर्मनी से आई थी ना। ये प्योरली जो है, इसकी ओरिजिन कहाँ पे है? जर्मनी की ओरिजिन है। वहां से ये इंडिया में आई, और इस वक्त प्रेजेंट सिनेरियो में सबसे ज्यादा होम्योपैथी के प्रैक्टिशनर या फिजिशियन हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा होम्योपैथी के प्रैक्टिशनर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर कंपैरिजन किया जाए सिर्फ होम्योपैथी के लिए। तो फाउंडिंग फादर कौन है इसका? हार्मैन सुमेल। हाँ, सैमुअल हैनीमैन, है ना, सैमुअल हैनीमैन। ये क्या था? ये जर्मन था, जर्मनी का था ये। सैमुअल हैनीमैन इज द फाउंडिंग फादर ऑफ होम्योपैथी। अब इनका जो प्रिंसिपल है होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, इलाज के तरीके में इनके जो उसूल और जवाबित थे, वो तीन प्रिंसिपल बताए गए। तीन प्रिंसिपल इसमें हैं। और पहला प्रिंसिपल जो है, वो इनका सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल माना जाता है। इसको कहते हैं सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर। ये नाम याद रखिएगा, थोड़ा सा स्पेसिफिक है। सिमिलिया सिमिलबस एंड क्यूरेंटर, इसके माने क्या होता है? इसको कहते हैं, अगर इसकी लिटरल मीनिंग, ह्यूमन ड्रग पैथोजेनिसिटी स्टडी, है ना, ह्यूमन ड्रग
पैथोजेनिसिटी स्टडी, इसी को कहते हैं सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर। और इसका जो पहला प्रिंसिपल वो ये कहता है कि अगर किसी पर्सन को, सपोज दैट किसी पर्सन को मान लीजिए एब्डोमिनल कोलिक है, एब्डोमिनल कोलिक है यानी उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है इस पर्सन को, और एक दूसरा पर्सन है वो वेल है, उसको कुछ भी नहीं हुआ, वो एकदम फिट है ना, वेल एंड फिट, उसको कुछ नहीं हुआ है। एब्डोमिनल कोलिक वाले पेशेंट को जो ये ड्रग दे रहे हैं, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे टिंचर बहुत ज्यादा यूज होते हैं, टिंचर बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं यहाँ पे, 93% 97% तक अल्कोहल के टिंचर जो है वो यूज किए जाते हैं। लाइक आर्सेनिक का टिंचर आप दे रहे हैं एब्डोमिनल कोलिक में, इस पेशेंट को जिसको कोलिक है हमने दिया, ये रिलीफ, इसको रिलीफ हो गई। लेकिन इसी आर्सेनिक टिंचर की अगर बहुत थोड़ी सी डोज इस नॉर्मल पर्सन में दे दी जाए तो यहाँ पे एब्डोमिनल कोलिक डेवलप हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एब्डोमिनल कोलिक डेवलप हो जाएगा। डिजीज पर्सन में तो वो डिजीज को क्योर कर रहा है, लेकिन नॉर्मल पर्सन में अगर उसी ड्रग की थोड़ी सी भी डोज दे दी जाए तो वो सेम क्लिनिकल फीचर डेवलप कर देगी जो उस डिजीज को क्योर कर रही होती है। ये इसकी कहानी है पहले प्रिंसिपल की। यानी इलाज बिल मिस वाली बात जो है ना, वो थोड़ा बहुत यहाँ पे मिलती जुलती है कि जो ड्रग आप दे रहे हैं डिजीज पर्सन को दे रहे हैं उसको तो क्योर कर रही है, लेकिन नॉर्मल पर्सन में दे रहे हैं तो जिस डिजीज के लिए दे रहे थे उसका साइन एंड सिम्टम्स जो है नॉर्मल पर्सन में डेवलप करा देगी। ये इनका पहला प्रिंसिपल था, सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर। सेकेंड प्रिंसिपल क्या कहता है, सेकेंड प्रिंसिपल वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, इवन मॉडर्न मेडिसिन में भी चलता है, आपके यूनानी सिस्टम में भी वही सेकंड प्रिंसिपल और थर्ड प्रिंसिपल सेम है। सेकंड प्रिंसिपल कहता है कि एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट ऑलवेज स्टार्ट विथ सिंगल मेडिसिन, मतलब सिंगल मेडिसिन एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट, यानी ट्रीटमेंट शुरू करते वक्त हमेशा जो है सिंगल मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए, सिंगल मेडिसिन से ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। ये सेकंड प्रिंसिपल था। और थर्ड प्रिंसिपल क्या होगा, लोवेस्ट मिनिमल लोवेस्ट पॉसिबल डोज से हमें शुरुआत करनी चाहिए, यानी मिनिमम जो जो डोज होती है ड्रग की, मिनिमम डोज, इससे जो है शुरुआत करनी चाहिए किसी भी डिजीज को क्योर करने के लिए। तो ये तीन प्रिंसिपल थे होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के। फाउंडिंग फादर इसका क्या, सैमुअल हैनीमैन, जर्मनी का था। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ये भी इंक्लूडेड है ना, तीन प्रिंसिपल। चौथा आपका यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई थी, ग्रीस से हुई थी। यूनानी सिस्टम मेडिसिन की ओरिजिन ग्रीस से हुई थी। फिर इसको सबसे ज्यादा अगर किसी ने फैलाया, या यूं कह लिए कि इसमें सबसे ज्यादा किसी ने डेवलपमेंट किया, तो वो अरब लोग थे, तो इसीलिए इसको ग्रीको अरब मेडिसिन भी कहा जाता है ना। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसकी ओरिजिन जो है ग्रीस से हुई थी, ग्रीस से हुई थी। और ये किस पे बेस है, हमारा जो यूनानी सिस्टम है वो किस पे, मतलब इलाज और मुआवजा जो है वो किस पे डिपेंड करता है, यूनानी सिस्टम इखलाक। अखलाक पे ना, बेस्ड ऑन ह्यूमोरल थ्योरी। देखिए अभी यहाँ पे तारीख थी कि बहुत बातें आएंगी, ह्यूमोरल थ्योरी है, इस पे ये पूरा का पूरा जो है डिपेंड करता है यूनानी सिस्टम। अब ह्यूमोरल थ्योरी में भी कौन कौन से ह्यूमर्स हैं, चार हैं। अखलात अरबा हमारे यहाँ यूज होता है, अखलात अरबा, है ना, ब्लड फ्लेम, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल, ये चारों चीजें थी। अब इसी के मुताबिक जो है पेशेंट्स का मिजाज, या इंग्लिश में उसको हम कहें पेशेंट का कैरेक्टर जो है वो डिवाइड किया जाता है। लाइक अगर कोई दमवी मिजाज का है, किसी को दमवी मिजाज है अकॉर्डिंग टू ह्यूमोरल थ्योरी, तो वो कौन सा उसका कैरेक्टर माना जाएगा, सैंग्यूइन। दमवी मिजाज वालों का सैंग्यूइन माना जाता है ना। बलगमी मिजाज है फ्लेगमेटिक। इसी तरीके से अगर सफरावी है तो कोलरिक, और अगर सौदावी है तो मेलनकोलिक, है ना। ये चार तरीके के मिजाज अकॉर्डिंग टू द ह्यूमर से डिवाइड किए जाते हैं। ये यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन था, ये इंडियन मेडिसिन में। और बाकी इसके बाद योगा है, योगा के बारे में क्या बताया जाए, है ना। तो ये चारों है जो प्रैक्टिस होती है। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि अदर मेडिसिन जो सिविलाइजेशन से निकल के आई, सिविलाइजेशन से एक एक मेडिसिन जो निकल के आई, इसमें सबसे पहली मेडिसिन जो आपके सामने, चाइनीज मेडिसिन। चाइनीज मेडिसिन के बारे में एक बात सिर्फ याद रखिएगा कि चाइनीज मेडिसिन का जो प्रिंसिपल होता है, मतलब बुनियाद होती है ना हर मेडिसिन की, कोई ना कोई, जैसे यूनानी में क्या है, अखलात अरबा, आयुर्वेदा में क्या है, त्रिदेवता थ्योरी, वाता पिता एंड कफ। इसी तरीके से चाइनीज मेडिसिन में है जो इनकी थ्योरी है, वो है यांग एंड जिन की प्रिंसिपल, यांग एंड यिन।
ये दो प्रिंसिपल है। अब इसमें जो है पॉजिटिव कैरेक्टर, यहाँ पे जो है पूरा ये बताया गया कि ये दो कैरेक्टर मिलके जो है ह्यूमन बॉडी को बैलेंस में रखते हैं। अगर इनमें थोड़ा बहुत भी डिस्टरबेंस होगा तो डिजीज काज करेगा। यांग जो है ये मस्कुलिन कैरेक्टर है। यांग जो है ये मस्कुलिन कैरेक्टर है, इसको पॉजिटिव से डिनोट किया जाता है। और यिन जो है ना, ये फेमिनिन कैरेक्टर है, ये निगेटिव से। ये बताया जाता है ये दोनों चार्ज मिलके आपस में जो है इक्विलिब्रियम मेंटेन किया जाता है। अगर इनमें से किसी में भी थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस होगा तो डिजीज काज करेगा। ये चाइनीज मेडिसिन की थ्योरी थी। अब चाइनीज मेडिसिन के बारे में एक चीज कही जाती है, रिसेंटली मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था कि इसके बारे में ये बिलीव किया जाता है कि दिस इज द वर्ल्ड फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ मेडिकल नॉलेज। एक लाइन में याद रखिएगा, दुनिया की पहली ऑर्गेनाइज्ड मेडिकल बॉडी थी ये। वर्ल्ड फर्स्ट ऑर्गेनाइज मेडिकल बॉडी, चाइनीज मेडिसिन को कहा जाता है। चाइनीज मेडिसिन को कौन से प्रिंसिपल इसमें, यांग एंड yin। यांग क्या है, पॉजिटिव कैरेक्टर है, मस्कुलिन कैरेक्टर है। और यिन क्या है, निगेटिव कैरेक्टर है, फेमिनिन कैरेक्टर था। इसके बेस पे जो है चाइनीज मेडिसिन चलती है। सेकंड क्या है आपका, इजिप्शियन, इजिप्शियन मेडिसिन। इजिप्शियन मेडिसिन में इजिप्ट के बारे में आप पढ़िएगा तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा अगर किसी को पॉपुलैरिटी मिली तो वो कौन था, इम्होटेप। ये एक फिलोसफर, एक फिजिशियन और एक गॉड, सबसे ज्यादा जो है इसको रिकॉग्निशन मिला था ना। तबीब के बारे में कहा जाता है कि इजिप्शियन मेडिसिन में अगर किसी को सबसे पहला जो दर्जा मिलता है वो इमोटेप का मिलता है इजिप्शियन मेडिसिन में, है ना। और इजिप्शियन मेडिसिन वाले जो लोग थे, जो इजिप्ट सिविलाइजेशन के लोग थे, ये बड़े ऑर्गेनाइज्ड हुए थे। मतलब बहुत एक तरीके से कहा जाए कि उस दौर में भी इन्हें बहुत सारी चीजें ऐसी थी पता थी जो आज भी वो चली आ रही है। मॉडर्न प्रिंसिपल भी उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसे इनका क्या कहना था, इनका कहना था कि जब भी किसी शख्स को अगर कोई बीमारी हो रही है तो उसका जो मेन रीजन है वो आउटसाइड द बॉडी नहीं है, बल्कि उसका जो मेन रीजन है वो विद इन द बॉडी है, विद इन द ह्यूमन बॉडी है। डिजीज जो काज हो रही है उसका मेन रीजन क्या है, विद इन द ह्यूमन बॉडी। और उसमें भी इन्होंने ये बताया कि ये जो काज होता है ये एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन से। कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, इंटेस्टाइन से। वो जो हार्मफुल सब्सटेंस है जो डिजीज काज कर रहा है वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है। और उसी की वजह से, उसी हार्मफुल सब्सटेंस की वजह से फिर ब्लड में पुट्रिफेक्शन होता है और पस का फॉर्मेशन होता है। ये इजिप्शियन मेडिसिन का बिलीफ था। उसका सबसे बड़ा गॉड कह लीजिए जो कौन सा इजिप्शियन मेडिसिन में, इमोटेप के बारे में बताया जाता है ना। और इन लोगों ने एक चीज और मानी थी, ये कहते थे कि जो पल्स होती है, धड़कन, पल्स इज स्पीच ऑफ हार्ट, ये दिल की जुबान है। अकॉर्डिंग टू इजिप्शियन मेडिसिन पल्स इज स्पीच ऑफ हार्ट। अच्छा, चाइनीज मेडिसिन में एक चीज रह गई थी। चाइनीज मेडिसिन, ठीक है, इसका प्रिंसिपल हो गया, पहली दुनिया की पहली ऑर्गेनाइज्ड मेडिकल बॉडी थी। ये लोग थे, ये दीज वर द अर्ली पायनियर्स ऑफ इम्यूनाइजेशन के बारे में सबसे पहले अगर कहीं पे जिक्र मिलेगा तो वो चाइनीज मेडिसिन में मिलेगा। अर्ली पायनियर ऑफ इम्यूनाइजेशन, है ना। अर्ली, सबसे पहले ये लोग स्मॉल पॉक्स का इनोकुलेशन करना जानते थे, उससे बचने का तरीका इन्हें पता था किस तरीके से किया, तो इसलिए कहा जाता है कि इम्यूनाइजेशन के तरीके सबसे पहले जो चाइनीज मेडिसिन में पाए गए थे। अर्ली पायनियर्स थे ये इम्यूनाइजेशन के, पहली दुनिया की ऑर्गेनाइज मेडिकल बॉडी थी इजिप्शियन मेडिसिन। इन्होंने माना कि जो बीमारी होती है, वो जो रद्दी अखलात होते हैं या जो हार्मफुल सब्सटेंस होता है वो इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होता है, ब्लड में जाता है, ब्लड को पुट्रीफाई करता है और वहां से फिर पस बन जाता है जो डिजीज काज करता है। और दूसरे इन्होंने पल्स को, नब्ज को क्या कहा, स्पीच ऑफ द हार्ट, हार्ट की जबान इन्होंने कहा इसको। अब थर्ड है मेसोपोटामियन मेडिसिन। मेसोपोटामियन मेडिसिन के बारे में कोई जानता है, इसे क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया, अब यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है AIA PGT में। मेसोपोटामियन कार्डल मेडिसिन, क्रेडल बाबुली ऑफ, वो आशुरी पे। ठीक है वो आपका यूनानी पार्ट है ना, थोड़ा सा उसको बाबुली आशुरित कहते हैं, कोई बात नहीं, आपकी क्रेडल बात ऑफ हम मान लें। सिविलाइजेशन। क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक लाइन की चीज है, इसके बारे में बस यही याद रखनी है
कि मेसोपोटामियन मेडिसिन को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है इसे, क्योंकि उस वक्त की अपने दौर की ये सबसे ऑर्गेनाइज सिविलाइजेशन में से एक थी, जो एक टार्च पियरर थी सिविलाइजेशन के लिए, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। अब मेसोपोटामियन हो गया, इसमें एक लाइन की चीज आपको याद है। ग्रीक मेडिसिन के बारे में, अभी वही ग्रीस की बात हमने की थी, वही आपका जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वही ग्रीक मेडिसिन है, ओरिजिन कहाँ से हुई, ग्रीस से हुई थी, इसलिए इसको ग्रीक मेडिसिन कहा जाता है। ये भी एक सिविलाइजेशन का पार्ट था, अर्लीस्ट मेडिसिन में ये भी, इसका भी एक नाम आता है ना। तो अगर हम बात करें इसका जो सबसे ग्रेटेस्ट फिजिशियन ग्रीक मेडिसिन में कौन था, फादर ऑफ मेडिसिन, बुकरात। बुकरात। बोकरात, हिप्पोक्रेट्स, हिप्पोक्रेट्स है ना, फादर ऑफ मेडिसिन इसको कहा जाता है। और ही वाज द फर्स्ट, मतलब पहला ऐसा फिजिशियन था यूनानी सिस्टम में या ग्रीक मेडिसिन में जिसने तिब को, अब मैं उर्दू में बताऊं, जिसने तिब को जादू टोना से निकाल कर ये बताया कि ये दूसरी चीजें, अखलाक का नजरिया देके कि इनकी वजह से बीमारी होती है, ना कि किसी देवी देवता के नाराज हो जाने से या जादू टोने से होती है। तो इसलिए इसको सबसे ज्यादा नेम एंड फेम मिला और इनको कहा गया फादर ऑफ मेडिसिन, ग्रीक मेडिसिन। अच्छा, हिप्पोक्रेट्स के बारे में एक लाइन और, एक दो बार सवाल आया हुआ है, आईपीजीटी में नहीं, इंडिविजुअल जब एग्जाम होते तो एएमयू में भी आया हुआ था कि मतलब इनकी पैदाइश कहाँ हुई और कब हुई, हिप्पोक्रेट्स की। कॉस, जजीरा कॉस। हाँ, आइलैंड ऑफ कॉस, कहाँ पे ये है, एजीज सी में, एजीज सी। और कब इनकी हुई, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ क्या है, 460 बीसी, 460 बीसी में जजीरे कास पर बुकरात पैदा हुए, फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, ग्रीक मेडिसिन के सबसे ग्रेटेस्ट फिजिशियन में इनका नाम आता है। अब आइए रोमन मेडिसिन, रोमन मेडिसिन को एक नाम और कहा जाता है, ये क्या, ये टोटली जो है मिलिट्री मेडिसिन कही जाती है या फौजी तिब जिसको हम कहते हैं। क्यों, क्योंकि रोमन एम्पायर जिस वक्त ये इस मेडिसिन का बहुत ज्यादा इवोल्यूशन हुआ, उस वक्त रोमन्स क्या थे, दुनिया को धीरे धीरे फतह कर रहे थे, वो राज कर रहे थे, धीरे धीरे अपने आप को एक्सपेंड कर रहे थे, और वो अपने साथ साथ हर जगह पे एक ना एक डॉक्टर को लेके जाते रहते थे। इसलिए रोमन मेडिसिन जो वो पूरी तरीके से एक तरीके से मिलिट्री मेडिसिन होकर रह गई थी, फौजी टिप इसको कहा जाता है ना। अब इसका सबसे ग्रेटेस्ट फिजिशियन कौन था रोमन मेडिसिन का, यहाँ से एक क्वेश्चन। जालिनस। हाँ, जालिनूस आया हुआ था, गैलेन है ना, गैलेन। अब गैलेन की जो बर्थ प्लेस है, सिटी ऑफ परगमन। अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे 2021 में, जिस साल हमारा हुआ था पेपर, उस वक्त ये क्वेश्चन आया हुआ था, सिटी ऑफ परगमन जो कहाँ पे है, एशिया माइनर में, एशिया माइनर है ना। और अब ये एशिया माइनर कहाँ पे है, टर्की में है ना। तो गैलन था, सिटी ऑफ परगमन में इसकी पैदाइश हुई, और एशिया माइनर में ना, वो जो सिटी ऑफ परगमन है वो कहाँ पे, एशिया माइनर, जो इस वक्त जो है वो एक टर्की का हिस्सा है। तो सबसे ग्रेटेस्ट फिजिशियन है रोमन एम्पायर का, वो जालिनूस था। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी इनके बारे में जानकारी थी। अब आइए जो थ्योरीज थी पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, एंशियंट से फिर शुरू करेंगे, एक एक थ्योरी के बारे में कि कौन कौन सी थ्योरी जो आई धीरे धीरे करके। तो इसमें जो सबसे पहली थ्योरी थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, इसके बारे में अगर आपको याद हो किसने दी थी ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, अरस्तु का नाम सुना होगा सबने, एरिस्टोटल। है ना, अरिस्टोटल। एक एक लाइन का है, सिंगल वर्ड का है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है यहाँ से सवाल ना। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी अरिस्टोटल ने दिया था। इस थ्योरी में क्या उन्होंने बताया था, उन्होंने ये बताया था कि इवन जो लिविंग मैटर्स हैं या लाइफ है, ये ओरिजिनेट हो सकती है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से भी, अगर उनमें न्यूमा यानी एयर मौजूद हो तो। ये इनकी इस थ्योरी की पूरी मतलब एक तरीके से निचोड़ है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी अरिस्टोटल ने दी थी, एक लाइन की चीज थी। सेकंड थ्योरी जो है मियाज्मा थ्योरी, अब यहाँ से डिजीज काजेशन की बात शुरू होती है। मियाज्मा थ्योरी के बारे में ये कहा जाता है कि इसका जो पूरा वो मानना था अकॉर्डिंग टू मियाज्मा थ्योरी, कि जो डिजीज होती है किसी भी पर्सन को, वो ड्यू टू बैड एयर्स, ड्यू टू बैड एयर्स है ना। बैड एयर्स कोई नाइट एयर भी कहा जाता है, नाइट एयर, बैड एयर की वजह से वो डिजीज होती है, मियाज्मा थ्योरी का ये मानना था इस थ्योरी में।
थर्ड आइए, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। ये 2 बार एआईपीजीटी जब से शुरू हुआ है, ये 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने दी थी, किसने दी एडवर्ड थी। जेना। एडवर्ड जेना सर। एडवर्ड जेनर ने। कोई लुईस और पाश्चर। बताए। एडवर्ड जेनर लुईस नहीं। लुईस पास्चर। पास्चर ने दी थी। लुईस पास्चर, देखिए इसको याद रखिएगा, है ना। लुईस पास्चर ने दी, और इन्होंने ये बताया। इससे पहले तक यही था, इससे पहले तक जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज से पहले तक जो था, वो हर जगह यही माना जा रहा था कि बैड एयर्स हैं, रद्दी हवा है, या जो ग्रीको अरब मेडिसिन थी वो अखलात को, रद्दी अखलात को मानते थे कि ये डिजीज काज करती है। लेकिन लुईस पास्चर ने एक नया नजरिया पेश किया। इन्होंने कहा कि जितनी भी डिजीजेस होती हैं, ये किससे होती हैं, जर्म से होती हैं, माइक्रोब से होती हैं। और इसी के बेसिस पे इन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दी। इनका मानना था कि जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये डायरेक्ट जो है कांटेक्ट में आ रहा है किसके, ह्यूमंस के अंदर एंट्री ली और डिजीज काज कर दिया। इसको इन्होंने बताया कि 1 to 1 रिलेशनशिप होता है बिटवीन ह्यूमन एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। 1 to 1 रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज थी लुईस पास्चर के अकॉर्डिंग। इसके बाद थ्योरी आई, इसी के जस्ट बाद, मतलब 30-40 साल बाद हो गए, इस थ्योरी ने बहुत नाम कमाया था। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, अब जो भी हुआ कि कुछ भी हो रहा है भाई, किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रहा है। हाँ, उसको मानने का वजह भी थी, क्योंकि लुईस पास्चर साहब ने, इन्होंने 2 वैक्सीन बना दी ना। इन्होंने उसी वक्त वैक्सीन भी बना दी, कॉलरा की, एंथ्रेक्स की, रेबीज की। ये सारी वैक्सीन इन्होंने बना दी। तो इन्होंने ये बताया कि ये जितनी भी चीजें, जितनी भी बीमारियां हो रही हैं, ड्यू टू माइक्रोब्स हो रही हैं। और बीच में कुछ नहीं है, डायरेक्ट जो है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर आ रही है, कंटेक्ट हो रहा है, और वो डिजीज काज कर रही है। 1 to 1 का रिलेशनशिप दिया अकॉर्डिंग टू जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। अब इसके बाद एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल, जो एपिडेमियोलॉजिस्ट लोग थे, वो लोग इससे सहमत नहीं हुए। धीरे धीरे वो काम करते हैं, उन्होंने ये चीज बताई कि नहीं, सिर्फ 1 to 1 का रिलेशनशिप नहीं हो सकता, बीच में कुछ चीज और है, कुछ चीज और है जो डिजीज काज करवाती है। तो इसकी वजह से आया, जो तीसरी चीज आई, दैट इज इन्वायरमेंट, और उसकी वजह से बना एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल। इसमें 3 चीजें हैं, एक चीज वही ऐड होगी, 2 चीज वही रखी गई जो पहले थी। यानी एक तो होस्ट, होस्ट का मतलब क्या, ह्यूमन। दूसरे एजेंट, एजेंट में क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड थर्ड चीज जो आई वो इन्वायरमेंट, यानी जो आपके एक्सटर्नल सराउंडिंग है। इन्होंने ये माना कि सराउंडिंग में वो चीज होती है, जब उसे फेवरेबल चांस या फेवरेबल टाइम मिलता है, तब वो जो है इन्वेट करती है ह्यूमन बॉडी के अंदर और डिजीज काज कर देती है। ठीक है, यहाँ तक ये बात सही थी। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल आया, उसके बाद ये जो थ्योरी थी, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, ये पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर दी गई। लेकिन इसमें भी बात पूरी तरीके से बन नहीं रही थी। ये माना गया कि ठीक है, डिजीज एजेंट है, होस्ट है, इन्वायरमेंट है, लेकिन इसके बावजूद भी इनका इंटरेक्शन होता है, उसके बावजूद भी ये कंपलसरी नहीं है कि हर किसी को डिजीज हो। आपने देखा, आप ट्यूबरकुलोसिस का एग्जांपल ले लीजिए, बहुत सारे लोग एक्सपोज होते हैं, लेकिन हर किसी को ट्यूबरकुलोसिस नहीं होती। उसके लिए कुछ फेवरेबल कंडीशन और चाहिए होती है, जिसको कहा गया रिस्क फैक्टर्स, है ना, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स। उसके बाद बीच में एक चीज और लाई गई, टाइम पीरियड, कि ये माना जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तभी तक जो है ये इन्वेट कर सकते हैं, ये डिजीज को काज कर सकते हैं, उसके बाद ये कुछ जो है इनर्ट हो जाते हैं, है ना। तो वो जो थ्योरी आई, उसको कहा गया मल्टी फैक्टोरियल काजेशन। दैट थ्योरी इज मल्टी फैक्टोरियल काजेशन। और इस थ्योरी को देने वाले भाई साहब कौन थे, एंड कॉपर। पैटन काफर। पैटन काफर, इन्होंने जो थ्योरी दी वो देखिए। इन्होंने कहा कि एक सिंगल चीज से डिजीज नहीं होती, इसमें बहुत सारी चीजें चाहिए। अब इन्वायरमेंट तो है, इन्वायरमेंट है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे, अब जैसे पुअर पुअर हाइजीन हो, पुअर सैनिटेशन हो, है ना, लो सोशियो सॉरी लो लो प्रोटीन इंटेक हो, या यूं कह लीजिए कि लो इम्यूनिटी हो उस पर्सन की। उसके बाद बहुत सारे और एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो मिलके फिर जाके डिजीज काज करवाते हैं। साथ में इस चीज की सबसे ज्यादा वैल्यूएशन दी गई टाइम की, कि एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होता है, उसी वक्त डिजीज काज हो सकती है, उसके बाद नहीं होती है। तो इसको कहा गया मल्टी फैक्टोरियल काजेशन, पैटन काफर ने दिया था। पैटन काफर ऑफ म्यूनिक अक्सर लिख के आता है ना। इसके बाद थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक ये चीज हो गई। फिर कुछ लोग और आए, उन्होंने कहा ये तो ठीक है, इन्फेक्शन डिजीज के लिए यहाँ तक तो मामला सही है, लेकिन कुछ क्रोनिक डिजीजेज हैं, उनमें ये वाली थ्योरी फिट नहीं बैठ रही थी। उन्होंने कहा कि उसमें बहुत सारे जो है फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स मिल के काम करते हैं एक सिंगल डिजीज काज करने में। और उसमें अगर एक सिंगल फैक्टर को भी
एक सिंगल फैक्टर को भी अगर कंट्रोल में कर लिया जाए तो उस डिजीज के प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है, जिसको नाम दिया गया वेब ऑफ काजेशन, थ्योरी ऑफ वेब ऑफ काजेशन। इसको देने वाले कौन लोग थे? मैकमहन दीपक। हाँ, मैकमेहन एंड पग, है ना। इन्होंने ये थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ वेब ऑफ काजेशन। इन्होंने बताया कि बहुत सारी चीजें मिलकर एक डिजीज काज करती हैं। अब उस वेब को भी देख लीजिए किस तरीके से काम करती है। इन्होंने तीन पहले मेजर फैक्टर बताए, चेंजेस इन लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस एंड एजिंग, और दूसरे फैक्टर्स को इन्होंने लिया। चेंज इन लाइफ स्टाइल का मतलब एक आदमी नॉर्मल जो जिंदगी है, लाइफ स्टाइल अगर वो जी रहा है तो उसको कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन लाइफ स्टाइल में चेंज आने का मतलब क्या है, प्रेजेंट दौर में आप सबसे ज्यादा ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक तो क्या है, फूड की एबंडेंस। एबंडेंस का मतलब क्या है, नॉर्मल फूड नहीं, जंक फूड, है ना। हाई, आप बहुत ज्यादा ऑयली फूड, जंक फूड, इस तरीके का बाहर का जो बहुत ज्यादा लोग खा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, है ना, रेडीमेड फूड। फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं हो रही है। और तीसरा एक फैशन है आजकल स्मोकिंग का, मेल और फीमेल्स दोनों में। ये क्या है, ये लाइफ स्टाइल चेंजेस है। इसकी वजह से दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस डेवलप हो रहे हैं, स्ट्रेस है, इमोशनल डिस्टरबेंस हो रहा है। और दूसरे एजिंग, वक्त के साथ क्या होता है, जैसे जैसे इंसान जो है वो, उसकी एज ढलती है, यानी कि ये बुढ़ापे की तरफ कदम रखता है, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो कम हो जाता है, यानी जो डिजीज से उसका रेजिस्टेंस होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। डिजीज वैसे भी काज हो सकती है। और दूसरे चेंजेस आने लगते हैं उसके बॉडी में, लाइक आर्टरीज की बात की, आर्टेरियल स्टिफनेस होने लगती है ना, नैरोइंग होने लगती है, या एथ्रोमेटस प्लेक्स बनना शुरू हो जाते हैं। एजिंग के साथ दूसरे फैक्टर्स भी हैं। तो ये तीन मेजर फैक्टर थे। अब इनका जब हमने आगे देखा तो वेब कैसे बन रहा है। फूड बहुत ज्यादा है, फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं हो रही है, ओबेसिटी होना लाजमी है, हो गई ओबेसिटी। ओबेसिटी एक अलग से इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है, किस चीज का, हाइपरटेंशन का। यहाँ पे स्मोकिंग हो रही है, स्मोकिंग से कैटाकोलामाइंस रिलीज होते हैं, है ना, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ये बहुत ज्यादा रिलीज होते हैं, ये हार्ट रेट को बढ़ाते हैं। और दूसरे ये जो कैटाकोलामाइंस होते हैं, ये थ्राम्बोटिक टेंडेंसी बहुत ज्यादा है इनके, यानी थ्राम्बोसिस काज करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। दूसरी चीज, इमोशनल डिस्टरबेंस अगर हो रहा है ना, किसी को फेल होने का डर है, किसी को पास होने की खुशी है, किसी के घर में कोई और गम है, किसी के पास कोई और दुख है, तो उसमें क्या होता है कि वो हर वक्त सोचता रहता है ना, तो प्रॉपर नींद आ रही है। तो जिस बॉडी को रेस्ट करना चाहिए था, वो उसका सर्केडियन रिदम अगर बिगड़ जा रहा है, तो बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स है जो जो सर्केडियन रिदम अगर सही है तभी रिलीज होते हैं, वो रिलीज नहीं होंगे, इम्बैलेंस हो रहा है। इमोशनल डिस्टर्बेंस है, मान लीजिए वाइवा का खौफ हर किसी को होता है, हमें भी होता है। उस वक्त क्या, हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, अपने आप पता चल, पाल्पिटेशंस पता चल रहा होता है। तो जब हार्ट बीट तेज होगी, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो वो अलग से इंडिपेंडेंट फैक्टर हो गया हाइपरटेंशन काज करने के लिए। एजिंग हो रही है, आर्टेरियल वाल में चेंजेस आ रहा है, स्टिफनेस हो रही है ना। तो दो चीजें हो सकती है, हाइपरटेंशन भी हो सकता है और कोरोनरी आर्टरी का ऑक्लूजन भी हो सकता है। यहाँ पे ओबिसिटी थी, हाइपरलिपिडीमिया हो रहा है, हाइपरलिपिडीमिया होगा, फोम सेल्स बनेंगी, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस होगी, फिर क्या होगा, कोरोनरी ऑक्लूजन। अब जब स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऑक्लूजन हो रहा है तो इस्कीमिया होगा, और कंटिन्यूअस कोई थ्रम्बस जाके लाज कर गया किसी एंड आर्टरी में, कोरोनरी की किसी ब्रांच में, तो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इन्होंने क्या बताया, मैकमोहन पैक, ये तो इन्होंने वेब दे दिया। इसके बाद इन्होंने बताया कि अगर सपोज दैट हम सिर्फ ये जो लाइफ स्टाइल वाला पार्ट है इसी को कंट्रोल कर लें, स्मोकिंग खत्म हो जाएगी, फिजिकल एक्सरसाइज की जगह रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है, और फूड जो है वो नॉर्मल फूड जो वो लेना चाहिए, एक बैलेंस डाइट वो ले रहा है, तो ओबिसिटी नहीं होगी, है ना। स्मोकिंग नहीं करेगा तो कैटाकोलामाइंस नहीं रिलीज होंगे, हाइपरलिपिडीमिया नहीं होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होगी, कोरोनरी ऑक्लूजन के चांसेस नहीं होंगे, यहाँ पे हाइपरटेंशन भी रेयर हो जाएगा, है ना। तो इन्होंने क्या कहा कि एक लिंक को अगर हम पकड़ रहे हैं तो उससे हम उस डिजीज को, प्रोग्रेशन को हम स्लो कर सकते हैं या रोक सकते हैं। ये थी वेब ऑफ काजेशन, मैकमैन एंड पग ने दिया था इसको। तो इन थ्योरीज में से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट टाइम। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ कंट्रीब्यूटर्स, अलग अलग लोगों का पब्लिक हेल्थ में उन्होंने कौन कौन से कंट्रीब्यूट किए। हर जगह से क्वेश्चन उठे हुए हैं, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात बता रहा हूँ। सबसे हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है पीएसएम। सबसे पहले हिप्पोक्रेट्स के बारे में, है ना। हिप्पोक्रेट्स कौन है, फादर ऑफ मेडिसिन। हिप्पोक्रेट्स क्या है, फादर ऑफ मेडिसिन है। और हिप्पोक्रेट्स के बारे में बताया जाता है कि ही वॉज द फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट। इन्होंने एक बुक लिखी थी, बहुत नाम कमाया उसने, और वेस्टर्न मेडिसिन में कई सालों तक वो भी चली। उसका नाम है एयर वाटर एंड प्लेसेस, अल हवा वल मियां वल बुल्दान करके उनकी किताब है ना, इसी तरीके की है ना। ये
एयर, अल-अहविया वल-मियाह वल-बुलदान। हाँ ठीक है, उर्दू थोड़ा सा हमारी कमजोर है। एयर, वाटर एंड प्लेसेस। ठीक है, ये इनकी बुक थी। इनमें इन्होंने डिजीज के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन किया, किस तरीके से होती है, कौन कौन से फैक्टर जो है डिजीज काज करते हैं। तो इसी की वजह से इनको कहा जाता है कि ही वाज द फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट, है ना। और ये पहले ऐसे फिजिशियन थे जिन्होंने क्या किया, भूत प्रेत चुड़ैल और जादू टोने से मेडिसिन को निकाल के उसकी एक अपनी उसकी फील्ड तैयार की, उसके अपने अलग प्रिंसिपल रूल एंड रेगुलेशन तैयार किए। हिप्पोक्रेट्स ने सबसे पहले जो है एक फिजिशियन के लिए क्या क्या चीजें मैंडेटरी होनी चाहिए जब वो प्रैक्टिस करता है, वो पूरे जो है रूल बताए, उसी को कहा जाता है हिप्पोक्रेटिक ओथ, है ना। अभी भी वो चल रहा है, हिप्पोक्रेटिक ओथ चलता ही है। तो ये पहला फिजिशियन था। इसके अलावा ये पहला फिजिशियन था जिसने डिस्क्राइब किया था क्लबिंग। फर्स्ट टू डिस्क्राइब क्लबिंग। क्लबिंग के बारे में सबसे पहले इन्होंने ही बताया था, हिप्पोक्रेट्स ने। तो फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट, फादर ऑफ मेडिसिन, है ना, फर्स्ट टू डिस्क्राइब क्लबिंग। बुक क्या है इनकी, एयर वाटर एंड प्लेसेस। ये इनका कंट्रीब्यूशन है इन शॉर्ट। पैदा कहाँ पे हुए थे, जजीरा कास। जजीरे कास में 460 बीसी में, है ना। ठीक। सेकंड है जॉन स्नो साहब। ये बहुत बड़ा नाम है मॉडर्न मेडिसिन का, बहुत बड़ा नाम है जॉन स्नो। और इनको जॉन स्नो के बारे में कहा जाता है कि ये पहले शख्स है जिन्होंने कालरा के बारे में पढ़ा था। कालरा को उस वक्त 18th और 19th सेंचुरी में इसके बहुत ज्यादा एपिडेमिक आते थे वेस्टर्न कंट्रीज में। वेस्टर्न कंट्रीज में कालरा के एपिडेमिक बहुत ज्यादा आते थे। कालरा को उस वक्त कहा जाता था फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ, है ना। कालरा को फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कहा जाता। जॉन स्नो ने कालरा के बारे में बहुत डीपली स्टडी किया। और स्टडी कैसे किया इन्होंने, इन्होंने देखा कि जब कालरा का एपिडेमिक हुआ तो जिस जिस घर से कालरा के केसेस आ रहे थे, वहां उन्होंने एक मैप बनवाया उस एरिया का। और जिस घर से कालरा के केस आ रहे थे वहां पे वो टिक करते हुए चले जाते थे, निशान लगाते हुए चले जाते थे, जिसको नाम दिया जाता है स्पॉट मैप, है ना। स्पॉट मैप, स्पॉट मैप का इस्तेमाल किया इन्होंने कालरा को स्टडी करने के लिए। जहां जहां से कालरा के केस मिल रहे थे वहां वो टिक करते हुए निशान लगाते हुए चले जा। बाद में इन्होंने क्या पाया कि इन जितने घरों में कालरा के केसेस आए थे सबकी जो सोर्स था वो सिंगल सोर्स था। और वो सोर्स क्या था, वाटर सप्लाई। उनकी वाटर सप्लाई जो थी सबकी सेम थी। अकॉर्डिंग टू स्पॉट मैप, जब इन्होंने कालरा को स्टडी किया जानसू ने, तो ये पाया कि ये जो सोर्स ऑफ वाटर है सबका ड्रिंकिंग का, वो सबका सेम है, सिंगल सोर्स है सबके। इसलिए उन्होंने बताया कि जो कालरा का स्प्रेड है, यानी कालरा का स्प्रेड है वो किससे है, बाई ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर। तो इन्होंने क्या बताया, रोल ऑफ कंटामिनेटेड वाटर इन स्प्रेड ऑफ कालरा, है ना। यानी कालरा किस तरीके से फैला, कंटामिनेटेड वाटर को पीने से, यूज करने से कालरा फैला उस वक्त। इन्होंने ये चीज बताई, बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। और इसी की बेसिस पे जॉन स्नो को फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है। अब यहाँ पे दो नाम है, एक है फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट वो है हिप्पोक्रेट्स, और फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी जॉन स्नो को कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले स्पॉट मैप का यूज करके ये बताया कि कालरा किस तरीके से फैल रहा है, कैसे फैल रहा है, कंटामिनेटेड वाटर के जरिए, कंटामिनेटेड वाटर के जरिए। तो इन्होंने कालरा को तो बता दिया, लेकिन कालरा का कॉजेटिव एजेंट क्या है, ये नहीं बता पाए। सोर्स तो बता दिया, किस तरीके से फैल रहा है उसका रोल भी बता दिया, लेकिन ये नहीं बता पाए कि इसका काज क्या है, यानी कॉजेटिव एजेंट क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाद में किसने डिस्कवर किया, यानी विब्रियो कालरा जो है, इसको किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट कॉच। 1885 में जाके इसकी डिस्कवरी हुई थी विब्रियो कालरा की। और जॉन स्नो की जो स्टडी थी वो बिटवीन 1848 टू 1854। यहाँ इन्होंने स्टडी करके बता दिया कि कंटामिनेटेड वाटर के जरिए कालरा फैलता है। लेकिन कालरा का मेन एजेंट क्या था, विब्रियो कालरा। इस चीज को बताया किसने, रॉबर्ट कॉच ने 1885 में विब्रियो कालरा की डिस्कवरी करके। इसी के साथ साथ जब जॉन स्नो साहब स्टडी कर रहे थे तो यहीं पे एक साहब और आए,
उनका नाम है विलियम बर्ड। विलियम बर्ड। जब ये कंटामिनेटेड वाटर की बात आ रही थी तो विलियम बर्ड साहब भी थोड़ा सा इन्होंने भी अपनी स्टडी की और इन्होंने ये बताया कि जो टाइफाइड है वो भी जो है गंदा पानी पीने की वजह से ही फैलता है। विलियम बर्ड ने भी इस चीज को बताया, कालरा की स्टडी के साथ साथ इन्होंने भी स्टडी की और ये बताया कि जो टाइफाइड है वो कैसे फैल रहा है, बाई ड्रिंकिंग वाटर। और विब्रियो कॉलरा का डिस्कवरी किसके पास है? रॉबर्ट कॉच। 1885 में विब्रियो कॉलरा को इन्होंने डिस्कवर किया था। और कॉलरा को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। वेस्टर्न कंट्रीज में कॉलरा को फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कहा जाता है। अब इसके बाद अगले फिजिशियन का नाम देखते हैं, है ना। एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर किस लिए फेमस हुए? इनकी जो सबसे बड़ी इनके डिस्कवरी थी, दैट इज वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, ना। यानी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन पहली बार जब इन्होंने इनॉकुलेशन किया था वो 1796 में किया था। पहला जो काउ पॉक्स से इन्होंने तैयार किया था, फर्स्ट पर्सन को जब इन्होंने इनॉकुलेट किया वो वैक्सीन, तो वो 1796 में की थी, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की, है ना। लेकिन जब बात माइल स्टोन की आती है, कब जब लागू कब हुआ, तो ये 1798, 1798 से ये माना जाता है कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो है वो शुरू हुई थी, वैक्सीनेशन इसका 1798 से। फर्स्ट टाइम फर्स्ट पर्सन को जो इनॉकुलेट किया था इन्होंने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, वो 1796 में किया था, 1796 में किया था। और यहीं से इस साल क्वेश्चन आया हुआ था कि ऑर्डर ऑफ डिस्कवरीज के अकॉर्डिंग जो वैक्सीन हैं उनका करेक्ट ऑर्डर चूज करिए, है ना। और ये पहली वैक्सीन थी जिसकी डिस्कवरी हुई थी। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज द फर्स्ट वैक्सीन टू बी डिस्कवर्ड, जिसकी पहले डिस्कवरी हुई थी, है ना। और अब स्मॉल पॉक्स के बारे में, यहीं पे स्मॉल पॉक्स का जिक्र आया, तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ दुनिया से एक ही डिजीज इराडिकेट हुई है, और वो क्या है? स्मॉल पॉक्स, है ना। फर्स्ट एंड ओनली डिजीज इराडिकेटेड। जहां भी टर्म इराडिकेटेड आए, दैट मीन्स कि वो पूरी दुनिया से वो खत्म हो चुकी है, उसको कहा जाता है इराडिकेट करना, ना। तो स्मॉल पॉक्स वाहिद ऐसी डिजीज है अभी तक जो पूरी दुनिया से इराडिकेट हो चुकी है। कब इराडिकेट, डब्ल्यूएचओ ने कब ऐलान किया कि ये अ, अब दुनिया से इराडिकेट हो चुकी है स्मॉल पॉक्स? मई 1980 में। 1980। हाँ, 1980 में डब्ल्यूएचओ ने ऐलान किया कि नाउ स्मॉल पॉक्स इज इराडिकेटेड फ्रॉम दी वर्ल्ड, है ना। पहली वैक्सीन बनी 1796 में, पहले इनोकुलेट किया एडवर्ड जेनर ने, है ना। और एडवर्ड जेनर ने टर्म दिया था वैक्सीनेशन का। टर्म याद रखिएगा, कंफ्यूजन वाली बात है। तो कौन सा टर्म दिया इन्होंने? वैक्सीनेशन का। वैक्सीन बना, वैक्सीन की डिस्कवरी इन्होंने की, लेकिन वैक्सीन टर्म नहीं दिया था, बल्कि टर्म क्या दिया इन्होंने? वैक्सीनेशन का टर्म दिया था। अब वैक्सीन टर्म किसने दिया? लुईस पास्चर ने दिया था। टर्म वैक्सीन जो है वो लुईस पास्चर ने दिया था। और लुईस पास्चर ने क्या दिया? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दी, है ना। और इसके अलावा उन्होंने रेबीज, कॉलरा और एंथ्रेक्स की वैक्सीन भी बनाई थी। ये वैक्सीन भी लुईस पास्चर ने बनाई थी। टर्म वैक्सीन भी इन्होंने दिया था। और दो टेक्निक बहुत कॉमनली यूज की जाती है, पास्चराइजेशन एंड स्टरलाइजेशन, वो टेक्निक भी इन्हीं की देन है ना। स्टरलाइजेशन एंड पास्चराइजेशन, ये टेक्निक भी लुईस पास्चर की थी। टर्म वैक्सीन लुईस पास्चर ने दिया, टर्म वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर ने दिया था। इसको जरूर याद रखना है। ये कुछ बड़े फिजिशियन थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था पब्लिक हेल्थ में। अब आइए दो टर्म उसी वक्त का ये टर्म है, आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन के बारे में, है ना। आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो आइसोलेशन या क्वारंटाइन, क्वारंटाइन के बारे में एक चीज बताऊं कि पहले जो होता था 19th सेंचुरी या उससे पहले की आप बात देखिए, तो ज्यादातर जो ट्रांसपोर्टेशन होता था वो किससे होता था?
सी रूट से वाटर। होता था। हाँ, वाटर रूट या सी रूट से ट्रांसपोर्टेशन होता था। और उस वक्त प्लेग और कालरा बहुत ज्यादा फैला हुआ था। तो क्या होता था, कोई भी पर्सन अगर किसी दूसरे कंट्री में जा रहा है तो सी पोर्ट पे ही वहां उतरता था और उसको 40 दिनों के लिए उसको क्वारंटाइन कर दिया जाता था, 40 डेज के लिए। और क्वारंटाइन के लिटरल मीनिंग भी है 40 डेज। 40 दिनों के लिए उसे वहीं पे उसी सी पोर्ट पे ही रखा जाता था, ये देखने के लिए कि इसके अंदर डिजीज के साइन एंड सिम्टम डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन। आइसोलेशन क्या, आइसोलेशन जो किया जाता है वो जो सिक पर्सन होते हैं, कौन से पर्सन, डिजीज पर्सन जिनको डिजीज हो चुकी है, ऐसे पर्सन को दूसरों से जब अलग किया जाता है तो उसको कहा जाता है आइसोलेशन। और किसी सस्पेक्टेड केस यानी हेल्दी इंडिविजुअल अगर कोई है, हम सिर्फ सस्पेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है इसको ये डिजीज हो सकती है, बाद में ये किसी के कांटेक्ट में आया हुआ होगा। क्वारंटाइन के बारे में अभी रिसेंटली कोरोना में हर कोई जान गया होगा, है ना। तो सस्पेक्टेड केस है, हो सकता है किसी के कांटेक्ट में आया हुआ होगा। अपेरेंटली वो पूरा हेल्दी है, अगर उसको हम दूसरों से अलग कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं क्वारंटाइन। और आइसोलेशन में जो सिक पर्सन है, जो डिजीज पर्सन है, उसको दूसरों से अलग किया जाता है, तो उसको कहा जाता है आइसोलेशन या आइसोलेट करना ना। यानी सेपरेशन फॉर द पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, यानी वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, उसको डिजीज हो चुकी है। किससे अलग कर रहे हैं, दूसरे लोगों से, ताकि जो है दूसरे लोगों तक उस डिजीज का प्रिवेंशन, उस डिजीज के ट्रांसमिशन को प्रिवेंट किया जा सके। ये है आइसोलेशन की मीनिंग ना। अब ये अप्लाई किस पे होता है, टू दोज हु आर नोन टू बी इल विद ए कंटेजियस डिजीज, यानी जिनको ऑलरेडी डिजीज हो चुकी है। आइसोलेशन उन्हीं के लिए किया जाता है जिनको डिजीज हो चुकी होती है। और क्वारंटाइन किसको करते हैं, किनको सेपरेट करते हैं, जो किसी डिजीज पर्सन के कांटेक्ट में आया हुआ होगा, अपेरेंटली वो पूरी तरीके से हेल्दी है, उसको कोई साइन एंड सिम्टम नहीं है किसी भी टाइप का। तो अपेरेंटली हेल्दी पर्सन को जब हम सेपरेट करते हैं तो उसको कहते हैं क्वारंटाइन। और सिक पर्सन को, डिजीज पर्सन को जब हम सेपरेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं आइसोलेशन, है ना। क्वारंटाइन, रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्टिविटीज अपेरेंटली हेल्दी पर्सन। बहुत सारे लोग क्वारंटाइन हुए होंगे कोरोना के दौर में, है ना। तो इनको दूसरे लोगों से अलग कर दिया जाता है। ये सस्पेक्टेड होते हैं कि ये किसी केस के कांटेक्ट में आए हुए होंगे, इसलिए इनको अलग कर दिया जाता है। वैसे क्वारंटाइन के मीनिंग क्या है, 40 डेज। और यूजुअली इनिशियल स्टेजेस में जो क्वारंटाइन जो किया जाता था 40 दिनों के लिए, वो प्लेग के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता था, ताऊ। हाँ, प्लेग के लिए किया जाता था, ताउन के लिए 40 दिनों के लिए उसको क्वारंटाइन कर दिया जाता था। बाद में अदर डिजीजेस के लिए भी उसके अलग अलग रूल्स एंड नॉर्म्स है। और शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ क्वारंटाइन अगर पूछे कोई किस डिजीज के लिए है, सबसे छोटा पीरियड ऑफ क्वारंटाइन किस डिजीज के लिए होता है, तो वो येलो फीवर के लिए है। येलो फीवर के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 दिन का क्वारंटाइन पीरियड है, 6 डेज का ना, येलो फीवर के लिए। तो अब यहाँ से जैसे एक क्वेश्चन ये है आपके सामने कि क्वारंटाइन वाज फर्स्ट अप्लाइड फॉर, सबसे पहले किस डिजीज के लिए अप्लाई किया गया था। प्लेग के लिए 40 दिनों के लिए ये किया जाता था, तो क्वारंटाइन सबसे पहले। अब इनके बीच का बेसिक डिफरेंस जो क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है ना, कि इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, मेन डिफरेंस यहाँ पे आप देखिएगा। आइसोलेशन में किसको सेपरेट करते हैं, केसेस को, डिजीज पर्सन को, इल पर्सन, है ना, जिसको डिजीज हो चुकी है। और क्वारंटाइन में हेल्दी कंटैक्ट्स ऑफ केसेस, मतलब किसी केस के सस्पेक्टेड है कि वो किसी केस के कांटेक्ट में आया हुआ होगा, वो हेल्दी है, अपेरेंटली उसको कोई डिजीज का सिम्टम नहीं है, तो उनको सेपरेट किया गया क्वारंटाइन में, है ना। किसके लिए किया जाता है, आइसोलेशन में केस को ही आइसोलेट किया जाता है उसी के लिए, ताकि उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। और क्वारंटाइन में ये माना जाता है कि अगर इसको डिजीज के बाद में फीचर डेवलप हो रहे हैं तो जितने दिन तक डेवलप नहीं उतने दिन तक ये उस डिजीज को दूसरे लोगों तक ट्रांसमिट कर सकता है। तो अगर देखा जाए तो क्वारंटाइन में जो है उसके आसपास जो सराउंडिंग में जितने लोग हैं उनको बचाने के लिए उसको आइसोलेट किया, सॉरी, उसको सेपरेट किया जाता है। तो क्वारंटाइन में अदर पर्सन के लिए सेपरेट किया जाता है, आइसोलेशन में खुद उस केस को उसी की बेहतरी के लिए जो है सेपरेट किया जाता है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या आएगा इनमें, आइसोलेशन में सेकेंडरी आता है, क्यों, क्योंकि जब भी देखिए एक चीज जहन में रख लीजिए हमेशा के लिए, कि जहां पे भी कोई केस होगा, कोई डिजीज पर्सन होगा, तो हम उसको खाली डायग्नोज करके छोड़ नहीं देंगे, है ना। उसको डायग्नोज करके छोड़ना नहीं है, उसको ट्रीटमेंट देना होता है, उसको ट्रीट किया जाएगा, हर हाल में करना है। तो जहां पे भी ट्रीटमेंट होगा वहां पे सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन आ जाएगा ऑटोमेटिक।
ट्रीटमेंट जो है मोड ऑफ इंटरवेंशन है सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन का। तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन आइसोलेशन में कौन सा आएगा, सेकेंडरी लेवल का आएगा, और क्वारंटाइन में प्राइमरी। क्यों? क्योंकि सस्पेक्टेड केस है, इसको अपेरेंटली ये हेल्दी है, दूसरे लोगों को हम बचा रहे हैं, दूसरे लोगों को हम बचा रहे हैं एक स्पेसिफिक डिजीज से, तो इसलिए इसको कहा जाता है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। ये प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन आता है, प्राइमरी लेवल का। और ड्यूरेशन क्या होगी, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि आइसोलेशन और क्वारंटाइन में ड्यूरेशन क्या होती है। तो ड्यूरेशन आइसोलेशन में होती है टिल रिकवरी, यानी रिकवरी का मतलब ये होता है कि पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, है ना, रिकवरी हो जाए या पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी उस डिजीज की क्या होती है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी कहते किसको है, यानी कम्युनिकेबल पीरियड या इन्फेक्टिव पीरियड। ये क्वेश्चन आया हुआ कि व्हाट इज कॉल्ड एज इन्फेक्टिव पीरियड या पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी किसको कहते हैं, लास्ट ईयर ही शायद क्वेश्चन आया हुआ था। तो पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी कहते किसको है, किसी को नहीं पता, ठीक है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी कहते हैं जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है और उसके बाद वो कितने दिन तक किसी दूसरे को इन्फेक्शन ट्रांसफर कर सकता है। मतलब एक आदमी को इसने इन्फेक्ट किया, एक पर्सन को, सिंगल पर्सन था जिसको इसने इन्फेक्ट किया इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पर्सन से दूसरे पर्सन तक कितने दिनों तक ये डिजीज को ट्रांसमिट कर सकता है, फैला सकता है, दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, कब तक, वही चीज कही जाती है पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी या पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। और ये चीज लागू होती है किस पे, आइसोलेशन पे। क्वारंटाइन में क्या है, टिल मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड, मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड, यानी उस डिजीज का मैक्सिमम। अभी मैंने बताया था ना कि येलो फीवर में सिर्फ और सिर्फ 6 दिन के लिए क्वारंटाइन करते हैं, क्यों, क्योंकि उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड मैक्सिमम कितना है, 2 से 6 दिन का होता है, मैक्सिमम क्या हुआ, 6 डेज। तो मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड तक इसको जो है वो क्वारंटाइन में ड्यूरेशन है क्वारंटाइन की। अब इंक्यूबेशन पीरियड किसे कहते हैं, नहीं पता। अब फिर वहीं से आइए शुरू करिए, जब कोई जहां से हम, माइक्रोब एंटर करे बॉडी में और उसके सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाए, उस टाइम पीरियड को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। हाँ, सही बताया आपने, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलामतों हो। के ज़हूर होने के वक्त को। हाँ, अलामात के ज़हूर होने की, ये भी बेहतरीन चीज है। अब अलामात में देखिए सिम्टम और साइन दोनों आएंगे, सिम्टम और साइन दोनों आएंगे। जब हम अलामात की बात करते हैं तो वहां पे सिम्टम और साइन दोनों आते हैं। और यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड की डिफिनेशन में ये चीज लिखी गई है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री ले रहा है और उसके बाद पहला साइन और सिम्टम, साइन एंड सिम्टम में से कोई भी पहली चीज जो भी पहले आ जाए, ये जरूरी नहीं है कि सिम्टम को ही पहले आना है, कभी कभी साइन भी। किसी को अगर डिसलिपिडीमिया है तो आप देखेंगे कि वहां पे हो सकता है कि सिम्टम ना आए पहले, पहले साइन आपको मिल जाए, जेंथेलिस्मा पहले मिल सकता है ना। इसी तरीके से मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पेशेंट है, उसमें सिम्टम बहुत ज्यादा नहीं आते, लेकिन आप फिजिकली देखेंगे तो वहां पे हो सकता है एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस मिल सकता है, वहां पे भी, क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम में डिसलिपिडीमिया भी आता है, तो जेंथेलिस्मा वहां पे भी मिल सकता है ना। तो पहला साइन एंड सिम्टम, यानी डिजीज का पहला जो क्लिनिकल फीचर है, आइदर वो सिम्टम हो सकता है या साइन हो सकता है, जो भी आए उसको कहा जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। तो टिल मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड क्वारंटाइन के लिए है, और टिल रिकवरी या पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी वो आइसोलेशन के लिए। ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन। अब यहाँ पे कुछ चीजें वहीं से जहाँ से हम देख रहे थे जो अलग अलग जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, तो कुछ लोग और थे उन्होंने थोड़े बहुत कंट्रीब्यूशन दिए। एक एक लाइन में सिंगल लाइनर है, देखने की चीज है। 1896 की बात बता रहा हूँ, 1896 में एक ब्रिटिश आर्मी के सर्जन थे, ब्रूस नाम है उनका, उनका नाम था ब्रूस। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो स्लीपिंग सिकनेस डिजीज है, जिसको हम अफ्रीकन ट्रिपेनो सोमियासिस कहते हैं, अफ्रीकन ट्रिपेनो सोमियासिस या स्लीपिंग, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ट्राइपैनोसोमा जी, ट्राइपैनोसोमा से इसका हाँ, क्लोजिंग नेचर है। हाँ, ब्रूस, हाँ, इन्होंने क्या बताया कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो होती है वो किससे ट्रांसमिट होती है, ये इन्होंने बताया, ट्रांसमिटेड बाय सीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई। ये 1896 में ब्रूस ने बताया था कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो है वो सीसी फ्लाई से ट्रांसमिट होती है ना। अब इसी के बाद लगभग इसी टाइम पीरियड में, इसी दौरान में दो नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो है चार्ल्स अल्फांसे लेग्रांड,
लेवेरान के नाम से ही याद रखिएगा तब भी बहुत है। चार्ल्स अल्फांसे लेवेरान, इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्लाज्मोडियम की डिस्कवरी की थी। प्लाज्मोडियम क्या है? यानी मलेरिया का जो पॉजिटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम, उसकी डिस्कवरी की थी चार्ल्स अल्फांसे लेवेरान ने। इसने डिस्कवर तो कर दिया मलेरिया के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, है ना, प्लाज्मोडियम को। लेकिन प्लाज्मोडियम की पूरी लाइफ साइकिल, यानी किस तरीके से वो ट्रांसमिट हो रहा है, कहाँ कहाँ पे ये सेक्सुअल साइकिल उसकी है, कहाँ पे सेक्सुअल साइकिल चलती है, तो ये पूरी चीज जो है यानी लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, वो बताया था सर रोनाल्ड रास ने। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम ये बताया किसने? सर रोनाल्ड रास ने बताया था ये चीज। अब यहीं पे एक और सर्जन थे, ब्रिटिश आर्मी के ही शायद थे वो भी, एग्जैक्ट याद नहीं, जेम्स लिंड। इनके बारे में इन्होंने ये बताया कि जो स्कर्वी डिजीज है उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? बाई सिट्रस फ्रूट। इन प्रिवेंशन ऑफ स्कर्वी, है ना, स्कर्वी डिजीज के प्रिवेंशन में इन्होंने सिट्रस फ्रूट के रोल को बताया, जेम्स लिंड ने। लेकिन ये नहीं जानते थे कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। बस इन्होंने ये अपना स्टडी में ये पाया कि जो लोग सिट्रस फ्रूट्स ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे उनको स्कर्वी की डिजीज नहीं हो रही थी। बहुत बाद में ये पता चला कि विटामिन सी की कमी से हो रही है। अदरवाइज उस वक्त इन्होंने सिर्फ ये बताया था कि सिट्रस फ्रूट के यूज करने से स्कर्वी से बचा जा सकता है, वो थे जेम्स लिंड साहब। अब इसके बाद टाइप ऑफ मेडिसिन, ये लास्ट टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन आता है, इस साल भी आया हुआ था यहाँ से भी, है ना। टाइप ऑफ मेडिसिन तीन तरीके की होती है बेसिकली, है ना। एक तो होती है स्टेट मेडिसिन, दूसरी होती है सोशलाइज्ड मेडिसिन, एंड थर्ड जो होती है वो सोशल मेडिसिन होती है। स्टेट मेडिसिन, सोशलाइज्ड मेडिसिन एंड सोशल मेडिसिन। तो स्टेट मेडिसिन किसे कहते हैं? व्हाट इज स्टेट? यहाँ पे स्टेट हमारा यूपी वाला या एमपी वाला स्टेट नहीं, स्टेट कहते हैं पूरे नेशन को, है ना। जब हम यहाँ पे लेंगे तो हम पूरे नेशन को लेंगे। तो व्हाट इज स्टेट मेडिसिन? स्टेट मेडिसिन का मतलब ये है कि लोगों को जो मेडिकल सर्विसेज मिल रही है वो किसके खर्च पे मिलनी चाहिए? गवर्नमेंट के। प्रोविजन ऑफ मेडिकल सर्विसेज ऑन एक्सपेंस ऑफ गवर्नमेंट। इन्होंने ये कहा लोगों को जितनी भी मेडिकल सर्विसेज मिलनी चाहिए वो किसके खर्च पे मिलनी चाहिए? गवर्नमेंट के खर्च पे मिलनी चाहिए। प्रोविजन ऑफ मेडिकल सर्विसेज टू द पीपुल एट गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, है ना। यानी खर्च टोटल कौन उठाएगा? गवर्नमेंट उठाएगी, उसको कहा गया स्टेट मेडिसिन। दूसरा टर्म आता है सोशलाइज्ड मेडिसिन, ये थोड़ा सा इसी का अपग्रेडेड वर्जन है, स्टेट मेडिसिन का अपग्रेडेड वर्जन है सोशलाइज्ड मेडिसिन। इसमें ये पहली लाइन तो सेम है, प्रोविजन ऑफ मेडिकल सर्विसेज टू द पीपुल एट गवर्नमेंट एक्सपेक्ट, यहाँ तक ये लाइन सही है सोशलाइज्ड मेडिसिन में भी। लेकिन अब यहाँ से आगे क्या है? आगे ये है कि इसका जो रेगुलेशन होगा, रूल एंड रेगुलेशन, यानी जो ऑपरेट करेंगे, रेगुलेट करेंगे, वो कौन से लोग करेंगे? प्रोफेशनल ग्रुप। ऑपरेटेड एंड रेगुलेटेड बाय प्रोफेशनल ग्रुप। कहने का मतलब ये कि प्रोफेशनल ग्रुप के लोग जो है इसको ऑपरेट करेंगे, रेगुलेट करेंगे, लेकिन खर्च कौन उठाएगा? स्टेट उठाएगा, गवर्नमेंट उठाएगी, है ना। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे तीन चीजें यहाँ से निकल के आई। एक तो ये कि जो प्रैक्टिशनर और क्लाइंट्स है उनके बीच में कंपटीशन कम होगा। हर लोग को, तमाम जो समाज के, चाहे निचला तबका हो या सबसे बड़ा तबका हो, सबको जो है सेम उसमें कैटेगरी में रखा जाएगा, सबको सेम ट्रीटमेंट मिलेगा। कोई जो है उसे डिप्रीव नहीं रहेगा उस ट्रीटमेंट से, है ना। इंश्योर सोशल इक्विटी दैट इज यूनिवर्सली ऑपरेटेड बाय प्रोफेशनल सर्विस, मतलब हर किसी को बराबर का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ये नहीं कि ये बड़े लोग हैं इनको पहले ट्रीट किया जाएगा, इनको अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ये छोटे लोग हैं इनको नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं था।
सोशल मेडिसिन, अब ये जो सोशलाइज मेडिसिन अगर आप एक तरीके से गौर करिए तो ये जो मेडिकल कॉलेजेस वाला जो थीम है ये एकदम सोशलाइज मेडिसिन पे आता है, क्योंकि ऑपरेट कौन कर रहे हैं, प्रोफेशनल ग्रुप के लोग कर रहे हैं, लेकिन फंडिंग कहाँ से होती है, गवर्नमेंट से होती है, और ट्रीटमेंट हर किसी का होता है ना। ये चीज है, ये सोशलाइज मेडिसिन थी। थर्ड जो आती है सोशल मेडिसिन, इस साल यहीं से स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया था कि सोशल मेडिसिन होती क्या है। सोशल मेडिसिन कुछ और नहीं है, बल्कि सोशल मेडिसिन में हम ये देखते हैं कि डिजीज के काज करने में हम हर किसी का कॉजेटिव फैक्टर पढ़ के बैठ जाते हैं, है ना। कॉलरा विब्रियो कॉलरा की वजह से होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है ना, और टाइफाइड साल्मोनेला टाइफोसा की वजह से। लेकिन सोशल मेडिसिन में ये कहा गया कि और दूसरे जो एस्पेक्ट हैं डिजीज काज करने के, और जो दूसरे एस्पेक्ट हैं डिजीज काज करने, उनकी भी स्टडी होनी चाहिए, उनको भी इसी में रखना चाहिए। तो अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो हेल्थ पे असर डाल सकते हैं, सोशल फैक्टर हो सकता है, इकोनॉमिकल हो सकता है, इन्वायरमेंटल हो सकता है, कल्चरल साइकोलॉजिकल, है ना, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। ये सारे फैक्टर्स मिलके जो है वो ह्यूमन हेल्थ पे असर डालते हैं। ये चीज आई कि इन सब को अगर हम स्टडी करेंगे तो उसको हम कहते हैं सोशल मेडिसिन। और सोशल मेडिसिन का पायनियर कौन है, सोशल मेडिसिन का प्रपोज करने वाला कौन है, जिसने सबसे पहले सोशल मेडिसिन को प्रपोज किया था, इस कंसेप्ट को। रशिया। फर्स्ट, वो तो रशिया फर्स्ट कंट्री था जिसने सोशलाइज किया था मेडिसिन को पूरी तरीके से, वो सोशलाइज्ड मेडिसिन वाले में आ गया था। ये ज्यूलियस क्यूरिन का नाम सुना होगा, है ना। 1848 में ये फ्रांस का डॉक्टर था, कहाँ का, फ्रेंच डॉक्टर। बहुत सारे लोगों का स्टेटमेंट गलत हो गया सिर्फ फ्रेंच की वजह से, लोगों ने बर्लिन का उसे मान लिया था, यानी जर्मन का मान लिया था। फ्रांस का डॉक्टर था, ये फ्रेंच डॉक्टर था जिसने सबसे पहले प्रपोज किया था सोशल मेडिसिन का कॉन्सेप्ट, ज्यूलियस क्यूरिन 1848 में, 1848 में सोशल मेडिसिन का कॉन्सेप्ट दिया था। और रशिया जो था उसने सबसे पहले जो है मेडिसिन को पूरी तरीके से सोशलाइज किया था, यानी सोशलाइज मेडिसिन सबसे पहले लागू किसने की थी, रशिया ने किया था। और सिकनेस इंश्योरेंस जो था सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाला कंट्री जो था वो जर्मनी था। इसके बाद ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम या फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, फिंगरप्रिंट ब्यूरो, ये कहाँ पे आए, इंडिया ने स्टेब्लिश किया था इसको। ठीक है, ये लास्ट स्लाइड थी, लेकिन अभी जाइएगा मत, अब आप लोगों को जवाब देना है ना। अभी तक जितना हमने देखा, अभी आप लोगों को जवाब देना है। क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया। हाँ, मेसोपोटामिया, ठीक। और पहली ऑर्गेनाइज्ड मेडिकल बॉडी कौन सी थी, फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड मेडिकल बॉडी कौन सी थी, चाइनीज। चाइनीज चाइनीज। मेडिसिन, हाँ चाइनीज मेडिसिन थी। ये दो चीजें हैं सिविलाइजेशन से जब हम पढ़ेंगे तो यही सारी चीजें हैं। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ हम किसे कहते हैं, कोलेरा। है ना, कॉलरा को हम कहते हैं फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी, अरस्तु। जॉनसन। जॉन स्नो। मैंने उस स्लाइड को बहुत गौर से, वहां से मैंने कहा था कि इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट कौन है, हिप्पोक्रेट्स है। फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट हिप्पोक्रेट्स। और फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी और फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी, ये दोनों चीज कही जाती है एक ही के लिए, वो जॉन स्नो है। लाइफ साइकिल, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल किसने दी, रोनाल्ड रोशन। सर रोनाल्ड रॉस ने, है ना, रोनाल्ड रॉस ने। और प्लाज्मोडियम को डिस्कवर किसने किया, लेवेरॉन ने, लेवेरॉन ने। और ये एक नाम है, बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर, किसको कहते हैं, ये मैंने पढ़ाया नहीं है अभी। बैरोमीटर ऑफ एल्गी सोशल वेलफेयर, ट्यूबरकुलोसिस को कहते हैं, टीबी। एंड ट्यूबरकुलोसिस हाँ, थी। बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर इसको कहते हैं। छुआछूत की बीमारी थी, लोग जिसको जान जाते हैं कि टीबी है उससे दूरी बना लेते हैं, इसलिए इसको कहा गया बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर। ट्यूबरकुलोसिस को कहा जाता है। जेम्स लिंड, किसकी डिस्कवरी इन्होंने की थी, क्या बताया था इन्होंने, रोल ऑफ स्ट्रेस इन हाँ, प्रिवेंशन ऑफ स्कर्वी। स्कर्वी, रोल ऑफ सिट्रस फ्रूट इन प्रिवेंशन ऑफ स्कर्वी, वो जेम्स लिंड ने बताया। वेब ऑफ काजेशन किसने दिया, मैक मैकमेहन मैकमोहन एंड, अंटर। हाँ, मोहन नहीं है, मेहन है, ये इंडियन नहीं थे। मैकमेहन एंड पग ने दिया था। मल्टीफैक्टोरियल काजेशन ऑफ डिजीज किसने दी, पैटन काफर ऑफ म्यूनिक, पैटन काफर, पैटन काफर। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज लुइस पास्चर ने, है ना। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी अरिस्टोटल,
फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट कौन है? हिपोक्रेट। हिप्पोक्रेट्स है। हिपोक्रेट। हिप्पोक्रेट्स है, ठीक है। फर्स्ट मेडिकल केयर बाय गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री, मतलब अगर हम ये कहें कि कोई किसी कंट्री की गवर्नमेंट अगर मेडिकल केयर दे रही है तो वो क्या आएगा? अभी हमने टाइप ऑफ मेडिसिन जब पढ़ी थी, स्टेट मेडिसिन। क्योंकि स्टेट मेडिसिन कहेंगे क्यों? क्योंकि जो है उस कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो मेडिकल केयर प्रोवाइड कर रही है, दैट इज स्टेट मेडिसिन। स्टेट मेडिसिन है ना। और स्पॉट मैप किसकी स्टडी के लिए यूज किया गया था? कोलेरा। कोलेरा। कॉलरा। और किसने किया था? किसने किया था? स्नो जॉन स्नो। जॉन स्नो ने। और इसी को यूज करके उन्होंने बताया था कि कंटामिनेटेड वाटर था जो सोर्स था कॉलरा का, है ना। अब अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस सीसी फ्लाई की वजह से हो रही थी, किसने डिस्कवर किया था? ब्रूस ने। ब्रूस ने। और विब्रियो कॉलरा को आइडेंटिफाई किया 1885 में रॉबर्ट कॉच, है ना। ये थोड़े से वन लाइनर टाइप के थे इसमें। कुछ ऐसा रहा जो ना समझ में आया हो?